बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असलान अयूब हूँ। मेरी तरफ से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर जीजीटी के बारे में है। जीजीटी क्या चीज़ है? जीजीटी एक एंजाइम है जिस जीजीटी स्टैंड्स फॉर गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ है? जीजीटी एक ऑब्स्ट्रक्टिव एंजाइम है। एंजाइम मार्कर्स हमने पढ़े थे एलएफटीज़ में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एंजाइम हमने दो पढ़े थे, एएलपी एंड जीजीटी। एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेट एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का जो है वो है जीजीटी गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसके बॉडी पे इफेक्ट्स क्या होते हैं और स्पेशली कि इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, मीन इसकी किट, इसका प्रिंसिपल एंड सो ऑन। चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीजीटी होता क्या है। व्हाट इज़ जीजीटी? जीजीटी एक लिवर एंजाइम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एंजाइम है, ऑलरेडी बात हो गई इसके बारे में। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका फंक्शन क्या है। जीजीटी एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल इन द बॉडी में ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज़ it plays a significant role in helping the liver to metabolize drugs and other toxins। इसका मतलब ये है कि जीजीटी ये मेन फंक्शन है इसका कि क्या करते हैं कि बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, उनके जहरीला जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए ये जीजीटी अपना रोल प्ले करता है। टॉक्सिन्स जहर को कहा जाता है, ठीक है। बॉडी में किसी किस्म के जो जहरीले मादे किसी भी वजह से अगर एंटर होते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो जीजीटी क्या करता है कि उनके मुज़र असरात जो नुकसानदेह उसका इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर देता है। नंबर 4 पॉइंट इज़ जीजीटी इज़ कंसनट्रेटेड इन द लिवर बट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेंक्रियाज एंड किडनीज। जीजीटी की सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो लिवर में मौजूद होती है, लिवर में ही बनता है ये, और वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। लेकिन इसकी कुछ मामूली सी मिकदार बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स जैसा कि गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेंक्रियाज और किडनीज में भी मौजूद होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीजन्स टू एलिवेट जीजीटी, मीन की कौन कौन सी वजूहत है जिनकी बुनियाद पे या जिनकी वजह से जीजीटी है वो नॉर्मल वैल्यू से रेज कर जाता है। पहला पॉइंट इसका है जीजीटी इज़ एलिवेटेड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लिवर डिजीज़। लिवर की जितनी भी बीमारियां हैं, बहुत सी बीमारियां हैं, इसके फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है, या इस तरह का कोई भी बीमारियां जितनी भी हैं सब में जीजीटी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीजीटी इज़ मोर सेंसिटिव दैन अल्कलाइन फॉस्फेट। इसका मतलब ये है कि लिवर में किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो जीजीटी इज़ ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब करता है, मीन के नॉर्मल से बढ़ जाता है अल्कलाइन फॉस्फेट की निस्बत। इन डिटेक्टिंग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है, हमने बिलोरुबिन के बारे में पढ़ा था। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मीन लिवर में जो बाइलरी सिस्टम है वहाँ पर किसी किस्म की जो रुकावट की वजह से जो बिलोरुबिन रिलीज़ नहीं हो पाती उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का नाम दिया जाता है। तो उस सूरत में जीजीटी ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, मीन के स्पेसिफिक टेस्ट अल्कलाइन फॉस्फेट ही है। अल्कलाइन फॉस्फेट जो है स्पेसिफिक है, जीजीटी ज़्यादा सेंसिटिव तो है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, जीजीटी आर आल्सो एलिवेटेड इन पेशेंट्स विद प्राइमरी और सेकेंडरी लिवर कैंसर। लिवर कैंसर जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि लिवर की किसी भी बीमारी में ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो लिवर कैंसर में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 4 पॉइंट है जीजीटी आल्सो इंक्रीजेज इन केसेस ऑफ अल्कोहल अब्यूज़ एंड इन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। ये कहा जा रहा है कि हमने पहले बात की थी ड्रग्स के बारे में। अल्कोहल भी एक ड्रग है। अल्कोहल से क्या होता है कि अल्कोहल के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करना, लिवर जो है उनको डिटॉक्सीफाई करता है, मीन के उनके मुज़र असरात, उनके जहरीले जो असरात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और उसको ख़त्म करने के लिए जो लिवर के पास सिस्टम है वो है जीजीटी। जीजीटी क्या चीज़ है? ये एंजाइम उसके अल्कोहल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। तो इसलिए जब लिवर में
अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए जीजीटी भी उतना ज़्यादा बॉडी में रिलीज़ होता है और उसकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। पांचवा पॉइंट हमारे पास है जीजीटी आल्सो इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स। कुछ खास किस्म के ड्रग्स हैं जो कि डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में उनको भी डिटॉक्सीफाई करते हुए इनकी वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, मीन के इसके बीमारियों पे क्या असर आते हैं, जिनकी वजह से क्या क्या होता है। जीजीटी इज एलिवेटेड इन द बॉडी इन द ब्लड इन मोस्ट डिजीजेस दैट काज डैमेज टू लिवर आर बाइल डक्ट्स। ठीक है, जीजीटी जो है वो मतलब वही किसी भी बीमारी में जो बीमारियां लिवर को या फिर बाइल डक्ट है एक नाली है जो कि गाल ब्लैडर से इंटेस्टाइन की तरफ जाती है, वहाँ से बाइल को ट्रांसपोर्ट करती है। उस डक्ट की वजह से जब उस डक्ट में बीमारी की वजह से इसकी वैल्यू जीजीटी की वैल्यू बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है जीजीटी इन सीरम ओरिजिनेट्स प्राइमरीली फ्रॉम द हेप्टोबाइलरी सिस्टम। हेप्टोबाइलरी सिस्टम इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसके बारे में ये है कि इस सिस्टम में किसी भी किस्म की बीमारी अगर आती है, किसी किस्म का डिस्टरबेंस आता है, यहाँ किसी किस्म की रुकावट आती है तो जीजीटी की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर रिलीज भी होता है ये जीजीटी। हेप्टोबाइलरी सिस्टम क्या होता है, हम पहले मतलब आमतौर पे हम ये बात सुनते हैं कि बाइल जो है वो पेंक्रियाज से इंटेस्टाइन में जाता है ताकि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो बाइल है वो पेंक्रियाज प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ स्टोर करता है। प्रोड्यूस कौन करता है, वो लिवर प्रोड्यूस करता है। बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है। लिवर जब बाइल प्रोड्यूस करता है देन उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, पेंक्रियाज में। ठीक है, सॉरी गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करता है और ज़रूरत के मुताबिक इंटेस्टाइन में रिलीज करवाता है। ठीक है, इस सारे सिस्टम को कहाँ से, लिवर, गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट और इसे इंटेस्टाइन तक, इंटेस्टाइन तो इसमें इंक्लूड नहीं होती, इंटेस्टाइन से पहले तक ये सारा जो सिस्टम है इसको हेप्टोबाइलरी सिस्टम कहते हैं। द लिवर प्रोड्यूसेस एंड सेक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर एंड रिलीज्ड थ्रू ट्यूबुलर पैसेजवे कॉल्ड बाइल डक्ट्स। ठीक है, ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, हेप्टोबाइलरी सिस्टम। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लैब टेस्ट किट की तरफ। जीजीटी किट क्या होती है, इसमें दो रिजेंट होते हैं। देयर आर टू रिजेंट्स इन जीजीटी किट। ठीक है, रिजेंट वन बफर रिजेंट है। इससे पहले भी हम जो एंजाइम टेस्ट पढ़ चुके हैं, उसमें देखते हैं हम पढ़ चुके हैं कि एक बफर रिजेंट होता है, दूसरा सबस्ट्रेट रिजेंट होता है। तो जीजीटी की किट में भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर है। रिजेंट वन जो है वो बफर रिजेंट होता है। बफर रिजेंट जो है वो तीन चीज़ों का सोल्यूशन होता है। नंबर वन पे है ट्रेस बफर जो कि पीएच मेंटेन के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर टू पे है इसका एक सबस्ट्रेट है, इनके जीजीटी का सबस्ट्रेट है ये ग्लाइसीन इसको कहते हैं। नंबर थ्री सोडियम एजाइड जो है वो इस रिजेंट में एज अ प्रिजर्वेटिव मौजूद होता है। रीजन टू सबस्ट्रेट रिजेंट, ये इसमें जो सबस्ट्रेट मौजूद होता है वो एल गैमा ग्लूटामाइल 3 कार्बोक्सी 4 नाइट्रो एनिलाइट। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा नेम है, आपने इसको याद भी करना है अच्छे से। और दूसरा इसमें जो सबस्ट्रेट मौजूद, इसमें चीज़ मौजूद होती है सोडियम एजाइड मौजूद होता है, ये भी वही काम कर रहा है प्रिजर्वेटिव के तौर पर। ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल जो है वो क्लोरीमेट्रिक मेथड मीन कि जो हमारा सेमी ऑटो एनालाइजर्स में यूज़ हो रहा है, जब पहले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ होता है, वही मेथड यहाँ पर चल रहा है। इसके मुताबिक क्या होता है, जो जीजीटी है ये एक एंजाइम है, रीड करते हैं। द सबस्ट्रेट एल गैमा ग्लूटामाइल 3 कार्बोक्सी 4 नाइट्रो एनिलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसाइल ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड बाय जीजीटी इन द सैंपल। ठीक है, सबस्ट्रेट एल गैमा ग्लूटामाइल 3 कार्बोक्सी 4 नाइट्रो एनालाइट जो सबस्ट्रेट है ये ग्लाइसाइल ग्लाइसिन की मौजूदगी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें, ये इतना जो इसका सब प्रोडक्ट लिखा है 5 अमाइनो 2 नाइट्रोबेंजोएट में, कौन करता है ये काम, जीजीटी करता है, जो कि सैंपल में मौजूद होता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है 5 अमाइनो 2 नाइट्रोबेंजोएट, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जीजीटी एक्टिविटी में, एक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसको फिर मेजर कर लिया जाता है 405 नैनोमीटर की वेवलेंथ में। ठीक है,
केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन भी वही प्रिंसिपल वाली बात ये है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, सॉरी सबस्ट्रेट है, एल गामा ग्लूटामाइल 3 कार्बोक्सी 4 नाइट्रो एनिलाइट, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्लाइसाइल ग्लाइसिन के साथ, किसकी मौजूदगी में, जीजीटी की मौजूदगी में, और ये दो प्रोडक्ट बनाता है। पहला प्रोडक्ट इसका ये है एल गामा ग्लूटामाइल ग्लाइसाइल ग्लाइसिन, और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो 5 अमाइनो 2 नाइट्रो बेंजोएट है। जो दूसरा प्रोडक्ट है 5 अमाइनो 2 नाइट्रो बेंजोएट, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जीजीटी एक्टिविटी के। जीजीटी स्टैंड्स फॉर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैंपल। सैंपल जितने भी एंजाइम के टेस्ट हैं, इसमें एक ख़ास सैंपल लेते हुए या सैंपल को मतलब हैंडल करते हुए ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि इसके लिए सीरम यूज़ करना है। ठीक है, पूरी कोशिश करनी है कि सीरम ही यूज़ हो। सीरम मीन कि सैंपल लेने के बाद उसको थोड़े टाइम के लिए रख लेना है ताकि वो क्लॉट हो जाए, मीन कि उसमें जो फाइब्रोनोजन क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद है वो अपना काम कर ले। इससे आपके टेस्ट एक्यूरेसी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, और किसी किस्म का दूसरा प्रॉब्लम इसमें सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि यूज़ ओनली नॉन हिमोलाइज्ड सीरम। ठीक है, एक तो सीरम यूज़ करना है, दूसरा इसमें जो मेन है नॉन हिमोलाइज्ड, मीन सैंपल आपका हिमोलाइज नहीं होना चाहिए। हिमोलाइज क्या होता है कि किसी भी जर्क की वजह से, किसी भी मिस हैंडलिंग की वजह से अगर आरबीसीज टूट जाते हैं सैंपल में, आपके ब्लड सैंपल में मौजूद आरबीसीज अगर टूट जाते हैं तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो आपके आपके सैंपल के जो सीरम है उसको रेड कलर दे देगा। तो इस कंडीशन को हम हिमोलाइज्ड कहते हैं। ठीक है, तो हिमोलाइज अगर सैंपल हो जाता है तो आप उसका टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए नॉन हिमोलाइज सीरम चाहिए इसके लिए। सेकंड, अगर आप सीरम नहीं ले पा रहे तो यूज़ ओनली EDTA प्लाज्मा दैट इज़ फ्री फ्रॉम हिमोलाइसिस। इसमें भी वही कंडीशन है कि हिमोलाइसिस तो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप प्लाज्मा यूज़ करना है तो उसमें EDTA एंटीकोगुलेंट मौजूद हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। EDTA के अलावा किसी भी एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड अगर आपके पास आता है तो आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते, मीन कि आप उससे GGT टेस्ट नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे GGT इन सीरम एंड प्लाज्मा इज स्टेबल फॉर 7 days एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आप सैंपल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो ये आपके पास टाइम लिमिट है कि अगर आप उस सैंपल का जो टेम्परेचर है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखते हैं तो ये 7 दिन तक सैंपल को महफूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं फॉर 3 months तो आपको जो सैंपल है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे मीन कि इसमें देख लेते हैं कि इस टेस्ट के लिए हमारे पास ऐसे क्या होना चाहिए, वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। वेवलेंथ हमारी 405 नैनोमीटर होगी इस टेस्ट के लिए, GGT टेस्ट के लिए। लाइट पाथ वही कंसनट्रेटेड इसमें कांस्टेंट है 1 सेंटीमीटर। टेम्परेचर इसमें हम वेरिएशन है हमारे पास, इसमें हम 3 किस्म के टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी टेस्ट कर सकते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर सकते हैं, एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या होगा इसके लिए, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, एक ही प्रोसीजर है इसके लिए। वर्किंग रीजेंट, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि इसके 2 रीजेंट होते हैं। वर्किंग रीजेंट कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि दोनों रीजेंट जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। मिक्स रीजेंट 1 एंड रीजेंट 2 विद इक्वल क्वांटिटीज। हमने पहले टेस्टों में थोड़ी सी इसमें चेंजेस थे, लेकिन इस टेस्ट में हम रीजेंट 1 एंड रीजेंट 2 जो है वो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें है कि ये कुछ और भी किट्स इसके मतलब GGT टेस्ट के लिए हैं जहाँ पर ये जो दोनों जो वर्किंग रीजेंट बनाने का प्रोसीजर थोड़ा चेंज है, तो इसलिए ये अपनी जो आप चूज़ किट यूज़ कर रहे होंगे या को कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप उसकी वर्किंग रीजेंट की प्रिपरेशन देखेंगे कि वो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन आमतौर पे ऐसा ही होता है कि रीजेंट 1 एंड रीजेंट 2 जो है वो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किए जाते हैं GGT किट के लिए। शिफ्टिंग स्कीम क्या होगी, वर्किंग रीजेंट लेना है, पहले आप मतलब वर्किंग रीजेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही टेस्ट के लिए बना रहे हैं तो इसमें वर्किंग रीजेंट आप उसमें क्या करोगे 1 ml लेंगे और उसमें सैंपल जो है वो 100 माइक्रोलीटर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड टेक द फर्स्ट एब्जॉर्बेंस 1 हम उसको कहेंगे। ठीक है, पहली एब्जॉर्बेंस ले लेंगे
and then take absorbance 2 and absorbance 3 after 1 and 2 minutes respectively। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हवाले से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें बार बार absorbance लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आप सेमी ऑटो एनालाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उस वहाँ पर आपकी ये जो परफॉर्मेंस है ये ऑलरेडी मतलब ये सारी जो टाइम लिमिटेशन है ये सारी उसमें प्रोग्राम होगी। लेकिन अगर आप ख़ुद भी उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे कि उसको 1, 2 एंड 3 मिनट पे उसको सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि तीनों जो एब्जॉर्बेंस 1, 2 एंड 3 आ जाएगी तो उसका आप एवरेज निकाल लेंगे, जिसको हम चेंज इन एब्जॉर्बेंस का नाम देंगे। डेल्टा ए एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू AB1 AB2 AB3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके पास एवरेज जो एब्जॉर्बेंस आ जाएगा, इसको फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। कैसे? GGT यूनिट्स पर लीटर जो है वो उसको जो चेंज इन एब्जॉर्बेंस आएगा उसको हम 1158 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो GGT यूनिट्स पर लीटर होगा, ठीक है। 1158 क्या चीज़ है? 1158 एक फैक्टर है, ठीक है, जो कि इस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ मेन एंड वुमेन में डिफरेंट होती हैं, ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। और इसके अलावा हमने टेम्परेचर वेरिएशन में पढ़ा था कि ये टेस्ट हम 3 टेम्परेचर पे परफॉर्म कर सकते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसी के मुताबिक आपने अपने टेस्ट को चेक करना है कि वो नॉर्मल आपकी टेस्ट वैल्यू नॉर्मल आ रही है या कि ज़्यादा है या जी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं मैन में क्या होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो 6 से ले 28 तक, ठीक है, नॉर्मल काउंट की जाएगी। लेकिन अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो 8 to 38 नॉर्मल काउंट की जाएगी। अगर आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं तो 11 to 50 यूनिट्स पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू काउंट की जाएगी। इसी तरह वुमेंस में अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो 4 से 18 तक नॉर्मल वैल्यू काउंट की जाएगी। अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो 5 से 25 तक की जाएगी। और अगर आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो 7 से लेकर 32 तक नॉर्मल वैल्यू काउंट की जाएगी, ठीक है। ये हमारा आज का टेस्ट था। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके या कोई पॉइंट अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल आपने, ठीक है, अरसलान अयूब के नाम से ये चैनल है, आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।